हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को लेकर, जिसका नाम है गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग। अगर इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए हम लेक्चर नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र निकालना सीखा था। इस चैप्टर में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना सीखेंगे, लेकिन वो अलग तरीके से निकालेंगे। हम गाउस के नियम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर फ्लक्स की बात करेंगे, लेकिन फ्लक्स को समझने के लिए हमको एक और टर्म की जरूरत पड़ती है, क्षेत्रफल सदिश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर। आज से पहले हम जो भी एरिया निकालते थे, क्षेत्रफल निकालते थे, तो हम उसको अदिश राशि मानते थे। चाहे वह वृत्त का क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल हो या किसी और चीज का क्षेत्रफल हो, हम क्या मानते थे? उसको अदिश राशि मानते थे, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं मानते थे। लेकिन अब जब भी हम किसी फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो, चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, या वो धारा घनत्व हो, या फिर कोई अल्प क्षेत्रफल हो, तो हम उसको क्षेत्रफल सदिश की तरह ट्रीट करेंगे। हम मानेंगे कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मेरे पास एक वृत्ताकार प्लेट है, ठीक है, जिसका एरिया क्या है? एस है। तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा यानी कि एस वेक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा? एस, इसका परिमाण है एस इंटू एन कैप। ठीक है दोस्तों, अब एन कैप क्या होता है? एन कैप होता है इसका लंबवत सदिश या नॉर्मल वेक्टर। मैं यहां लिख दूंगा एस क्या है? एस है हमारा क्षेत्रफल का परिमाण, लिख दो या क्षेत्रफल लिख दो। और एन कैप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर या फिर तल के लंबवत इकाई सदिश, तल के लंबवत इकाई सदिश। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर ये तल है तो इसके लंबवत इकाई सदिश कुछ इस तरीके से हो जाएगा एन कैप। तो मैं एस वेक्टर को कैसे लिख दूंगा? एस इंटू एन कैप। यानी कि अगर मैं इस बोर्ड को अगर समतल सतह मान लूं तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। मैं अपनी हथेली को अगर एरिया मान लेता हूं तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या बोल देंगे? क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन क्या होती है? तल के लंबवत। अब बच्चों, हमारे पास एरिया भी दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ओपन एरियाज, ओपन सरफेसेस, जो कि होते हैं 2D में। मैं बोल दूं कि मेरे पास एक कागज की एक शीट हो, है ना, पेपर हो, एक बहुत पतली पन्नी हो, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो क्या हो सकता है? एस वेक्टर इधर हो सकता है या फिर पीछे की तरफ हो सकता है। ठीक है ना, मतलब इधर और इधर दोनों तरफ इसका एरिया वेक्टर होता है, जो ओपन सरफेसेस होते हैं हमारे। और हमारे पास होते हैं क्लोज्ड सरफेसेस। क्लोज सरफेसेस जो होते हैं हमारे, वो 3D में होते हैं। जैसे यहां पर मैंने कागज की बात करी थी, मैं यहां पर बुक ले लूं या फिर कोई बॉक्स मान लूं, तो उस कंडीशन में एरिया डिफाइन करने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास ये सरफेस है, तो इस ऊपर वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ। पीछे की तरफ हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूंगा तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा, अंदर की तरफ मैं नहीं मानूंगा, कंसीडर ही नहीं करूंगा उसको, अंदर वाले को। जैसे मान लो मेरे पास क्या हो, कोई सिलेंडर हो यानी कि बेलन हो, तो बेलन भी क्या है? एक 3D शेप है। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा? इसमें मेरे पास क्या है? दो तो ये वृत्ताकार क्षेत्रफल है ऊपर और नीचे, और एक ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है ना, तो मैं बोलूंगा कि इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इस तरीके से होगा, और नीचे वाले को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। यहां पर भी मैं क्या करूंगा? इसको कंसीडर करूंगा, इस वाले को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। अब ये मेरा वक्र पृष्ठ है। मान लो वक्र पृष्ठ के इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में, अंदर वाले को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। जैसे क्यूब हो मेरे पास, तो अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो एरिया वेक्टर सिर्फ मैं बाहर की तरफ कंसीडर करूंगा, अंदर की तरफ नहीं करूंगा। अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो एरिया वेक्टर मैं बाहर की तरफ कंसीडर करूंगा। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि नॉर्मल आउटवर्ड, ठीक है ना, मतलब क्लोज्ड जो हमारे सरफेसेस होते हैं, हमारे जो 3D सरफेसेस होते हैं, उस कंडीशन में हमको क्या करना है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आउटवर्ड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर या नॉर्मल।
आउटवर्ड नॉर्मल लेना है हमको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्षेत्रफल सदिश क्या होते हैं, आप क्षेत्रफल सदिश को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। तो पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो बच्चों हमने क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल सतह से लंबवत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है उस सतह से संबद्ध या पारित विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब इसको मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा, जहां पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, एस क्या है, क्षेत्रफल का परिमाण, और थीटा क्या है, ई और एस के बीच का कोण। अब इसको समझते हैं हम। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक शीट मानता हूं, सर्कुलर शीट, ठीक है ना, जिसका एरिया एस है ना, और एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एस वेक्टर। हमने ये माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सारी की सारी इस तरीके से निकल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी इस तरीके से निकल रही है। मतलब हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित समतल सतह से लंबवत निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, लंबवत मतलब सारी की सारी लंबवत निकल रही है। देखो ये समतल सतह है, इससे सारी की सारी क्या निकल रही है, परपेंडिकुलर निकल रही है। देखो एक और चीज ध्यान में रखते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो फ्लक्स डिपेंड करेगा हमारा, पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा बल रेखाएं उतनी ही ज्यादा निकलेगी, उतनी ही ज्यादा पास पास होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। दूसरी बात क्या होगी कि एरिया जितना ज्यादा होगा, देखो अगर मैं बोलूं कि ये इतना एरिया होगा तो कुछ फ्लक्स निकलेगा, मैं बोलूंगा इतना एरिया होगा तो ज्यादा बल रेखाएं निकलेगी उससे, तो उस केस में एरिया के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। मतलब यहां पर जो होगा वो मैक्सिमम निकलेगा, क्योंकि देखो सारी की सारी बल रेखाएं क्या निकल रही है, वो लंबवत निकल रही है। तो इस केस में मैं फाई ई जो बोलूंगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, मतलब फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू एस। दूसरी कंडीशन में लेता हूं, अब मैं क्या कर देता हूं, इस शीट को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रख देता हूं। तो ये हमारी शीट इस तरीके से रख दी, जिसका एरिया वेक्टर अब क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी थी, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या कहा, फ्लक्स क्या होता है, हमने क्या फ्लक्स क्या कहा होता है, सतह से लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या। देखो सतह से लंबवत कितनी बल रेखाएं निकल रही है, सतह के लंबवत तो ये है, मतलब इधर तो कोई बल रेखा नहीं निकल रही है, इसलिए हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, अब हमेशा ये कंडीशंस हो नहीं सकती। अब मैं क्या कहूंगा, मैंने एक ऐसी कंडीशन ली कि हमारी शीट जो है वो कुछ झुका के रखी हुई है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये मेरा एस वेक्टर है और ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एस वेक्टर में हमने मान लिया थीटा एंगल है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, मतलब उसको मैं घटकों में वियोजित कर सकता हूं। तो चलो घटकों में वियोजित करते हैं। मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट करूंगा थीटा की डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा, और थीटा के ऑपोजिट साइड में इधर देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। अभी आपने देखा कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस कंडीशन में हमने देखा कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कोई काम नहीं आता, मतलब फ्लक्स 0 होता है। तो इस कंडीशन में हम यहां देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो कोस थीटा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई कितना हो जाएगा, ई कोस थीटा इंटू एस, मतलब ई कोस थीटा, और ये वाला 0 हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोई काम नहीं आता, तो मैं क्या कह दूंगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई एस कोस थीटा। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि फ्लक्स जो होता है वो ई वेक्टर और एस वेक्टर का अदिश गुणा होता है। यानी कि मैं लिख देता हूं विद्युत क्षेत्र तथा
क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का ये अदिश गुणनफल होगा, मतलब फ्लक्स क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। तो दोस्तों फ्लक्स से रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। मैं कह दूंगा फ्लक्स क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि है क्योंकि हमने बोला कि ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का क्या है, अदिश गुणनफल। दूसरी बात हम करते हैं इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस फॉर्मूले को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, कॉमा किस पर, क्षेत्रफल सदिश, और किस पे, कोस थीटा, मतलब इनके मध्य कोण पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी एक विद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। इसका मान विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश और इनके मध्य कोण पर डिपेंड करता है। देखो अगर मैं बोल देता हूं कि थीटा जो हो हमारा वो क्या हो, 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 डिग्री से बड़ा हो, मतलब इस तरीके से कुछ हो, ये हमारा 0 डिग्री या 90 डिग्री, मतलब जो हमारा थीटा हो क्या हो, वो ये हो, ये हो, ये हो, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो इस 0 से 90 के बीच में हो, तो उस केस में हमारा जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाई ई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फाई ई कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमारे पास ये अगर एरिया वेक्टर हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड या ये हो, ये हो, ये हो, मतलब 0 से 90 के बीच में होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा। मतलब यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम मान लो ये हमारी शीट हो, ठीक है ना, ये एरिया वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर क्या होती है, शीट, मतलब वो हमेशा क्या निकल रहा हो, बाहर निकल रहा हो, तो मैं क्या बोल दूंगा कि क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। मैं यहां लिख देता हूं, क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि थीटा जो हो वो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। मतलब 90 से 180 के बीच में हो। मतलब अब हम बात कर लेते हैं इस क्वाड्रेंट की कि भाई यहां से अब बात कर लेते हैं इसकी कि एरिया वेक्टर इस तरीके से हो, मतलब 90 से तो बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो। मतलब हमारा जो फील्ड लाइंस क्या हो वो कुछ इस तरीके से आ रही हो, ये वाला। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंटर हो रही होगी। मैं पहले लिख देता हूं फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कोस नेगेटिव होता है, तो कोस नेगेटिव होगा तो फाई ई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव। या फिर मैं कह दूंगा कि अगर क्षेत्र रेखाएं एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। मतलब प्रवेश करने पर फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, वो एक विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, तो कुछ बल रेखाएं आ रही है और कुछ निकल रही है। तो यहां विद्युत क्षेत्र में जब मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोई एरिया रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि एंटर कर रही है और हमने कहा कि अगर प्रवेश करेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहां से निकल रही है बाहर तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जहां पर एंटर करेगी वहां पर फ्लक्स होगा नेगेटिव और जहां से बाहर निकलेगी वहां पर होगा पॉजिटिव। लेकिन यहां पर ओवरऑल देखो, देखो 3 बल रेखाएं एंटर कर रही है और 3 बल रेखाएं बाहर निकल रही है। जितना फ्लक्स नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। मतलब अगर मैं फाई नेट निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर दूं, किसी फील्ड के अंदर, किसी क्यूब के अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रख देता हूं, तो आप जानते हैं प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, रेडियल आउटवर्ड होती है, इस तरीके से।
तो इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि देखो सारी की सारी बल रेखाएं क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और हम कहते हैं कि क्षेत्र रेखाएं बाहर अगर निकलेगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक और बात कर लेता हूं मैं, माइनस क्यू चार्ज। अब आप जानते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती है वो रेडियल इनवर्ड होती है इस तरीके से। तो कोई भी बल रेखा बाहर नहीं निकल रही, सारी की सारी बल रेखाएं एंटर हो रही है, अंदर एंटर हो रही है, और हम कहते हैं अगर प्रवेश करती है बल रेखाएं तो फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से दोस्तों आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि देखो यहां पर आपने कोई चार्ज नहीं रखा है अंदर, यहां पर आपने कोई अंदर चार्ज नहीं रखा है, विद्युत क्षेत्र में जरूर रखा है लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या है, जीरो। यहां पर चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। यहां चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स क्या है, नेगेटिव। अगर मैं यहां चार्ज बढ़ा रखूंगा तो बल रेखाएं ज्यादा निकलेगी, बल रेखाएं ज्यादा निकलेगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। मतलब कुल मिला के आपको एक बात समझ में आ गई होगी यहां से कि जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यू के। एक बात आपको समझ में आ जाएगी और यही बात गाउस के नियम में भी हम आगे जाकर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने समतल सतह की बात करी कि समतल सतह की वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, कि अगर हमारी कोई समतल सतह होगी तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालना है, उसका एरिया वेक्टर निकाल लेंगे और इजीली हम उस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई सतह ऐसी हो जिसका सतह समतल ना हो, और दूसरी कंडीशन क्या हो, विद्युत क्षेत्र भी एक समान हो। अभी हमने एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करी, विद्युत क्षेत्र एक समान यानी कि यूनिफॉर्म ना हो, मतलब चेंज हो रहा हो हर पॉइंट पे ना हो, तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक सरफेस है जो उबड़ खाबड़ मान लिया मैंने कि अजीब सा सरफेस है। अब उसमें क्या हो रहा है कि उसमें प्लेन नहीं मान सकते। जैसे मान लो मेरा ये जो मुट्ठी है वो क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, एक क्लोज सरफेस है। अगर ये प्लेन होता, इस तरीके से होता, तो मैं क्या कर सकता था कि एरिया वेक्टर को डिफाइन कर सकता था कि उसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अब इसको डिफाइन नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस मुट्ठी को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर मैं इतने से छोटे से, अब ये उबड़ खाबड़ है लेकिन अगर इतने से छोटे पार्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये प्लेन होगा और इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस एरिया की बात करूं तो मान लिया मैंने इसका जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा। मान लो मैं बोल देता हूं कि ये है ds1 वेक्टर और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1 वेक्टर और इनके बीच में थीटा एंगल होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, मान लो θ1 एंगल, तो मैं क्या कहूंगा कि यहां का जो फ्लक्स निकलेगा, यहां से इस एरिया से जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही मैं किसी दूसरे एरिया की बात करूंगा, फाई E1 की बात कर ली, ऐसे ही फाई E2 की बात करूंगा तो वो हो जाएगा E2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर। ऐसे जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा En वेक्टर डॉट dsn वेक्टर। मतलब मैं क्या कर दूंगा, सबकी बात अगर करूंगा तो मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना होगा, तो मैं क्या बोलता हूं कि फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, तो आप सारे फ्लक्स को क्या कर सकते हो, एल्जेब्रिक सम कर सकते हो। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ दो, सबका क्या कर दो, सबमिशन कर दो, वो कर दो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां हम क्या बोल देंगे, वो हो जाएगा 1 से लेके n तक, E1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर, इस तरीके से जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब ये ds बहुत छोटा हो, एरिया जब हमने जो कंसीडर किया है वो जब बहुत छोटा होगा, तो इस सिंबल को हम रिप्लेस कर सकते हैं समाकलन के सिंबल से। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और वो होगा हमारे क्लोज सरफेस के लिए, पूरे होल सरफेस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास अगर सतह समतल नहीं हो, विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या कर देंगे, हम छोटे छोटे एरियाज डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक बेलन है,
ठीक है। अब बेलन में क्या होगा कि सब में एरिया एक जैसे नहीं है, हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के एरियाज हैं, एक ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया है और एक ये वक्र पृष्ठ वाला एरिया है। तो उस कंडीशन में मेरे को फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एरिया ये कंसीडर करना पड़ेगा, एक एरिया ये कंसीडर करना पड़ेगा, एक एरिया ये तीसरा कंसीडर करना पड़ेगा कहीं पे छोटा सा। ठीक है, तो यहां पर जो ds1 कंसीडर करेंगे हम उसको हम बोल देंगे ds1, यहां पर जो कंसीडर करेंगे उसको हम बोल देंगे मान लो ds2, और यहां पर कंसीडर करेंगे वो हो जाएगा हमारा ds3। अब देखो ये तीनों एरिया की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी बात कर लेंगे, प्लस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन की बात कर लेंगे, और यहां पर मतलब इसका अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना होगा फाई ई, तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर ई वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर कर देंगे, प्लस यहां क्या कर देंगे ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर कर देंगे, प्लस ई वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर कर देंगे। इस तरीके से हम जोड़ देंगे और विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब हम विद्युत फ्लक्स के मात्रक की बात करेंगे। तो मात्रक कैसे निकाल सकते हैं इसका, हमारे पास फॉर्मूला था फ्लक्स का ई एस कोस थीटा। ठीक है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, न्यूटन पर कुलाम। E इज इक्वल टू होता था F अपॉन क्यू नोट, तो हम क्या बोलते थे न्यूटन पर कुलाम, इनटू एरिया का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। तो हमारे पास मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और मात्रक होता है जो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो मैं यहां से क्या कर दूंगा, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख दूंगा, इंटू क्या कर दूंगा मीटर स्क्वायर एरिया का। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक मीटर से एक मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। मतलब या तो ये मात्रक लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम, या फिर वोल्ट इंटू मीटर फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। विमा की बात कर लेते हैं हम। विमा निकालने के लिए हमारे पास क्या हो गया, न्यूटन यानी कि फोर्स का विमा m1 l1 t-2, नीचे हो जाएगा चार्ज का डायमेंशन a1 t1, और ये हो जाएगा l2। तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं हम, ये क्या बन जाएगा m1 l3 t-2 ऑलरेडी है t-1 t-3 और a-1। यहां से हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 200 I केप प्लस 300 J केप वोल्ट पर मीटर में स्थित क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर बराबर 5 इंटू 10⁻³ J केप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, वो दे रखी है 200 I केप प्लस 300 J केप, और इसका यूनिट उन्होंने दे रखा है वोल्ट पर मीटर। एरिया वेक्टर उन्होंने दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ J केप, और यूनिट दे रखा है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का, E वेक्टर डॉट S वेक्टर, दोनों की वैल्यूज हैं तो हम क्या कर देंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। 200 I केप प्लस 300 J केप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 5 इंटू 10⁻³ J केप के साथ। आपने डॉट प्रोडक्ट सीखा था, तो वो क्या होता है, देखो I डॉट I होता है, I का कोई कंपोनेंट नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, J डॉट J 1 होता है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बनेगा 300 इंटू 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ J डॉट J हो जाता है 1, तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1500 इंटू 10⁻³। तो 1500 2 पॉइंट्स यहां से चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर को, तो काट के वोल्ट इंटू मीटर कर देना है। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स का जो यूनिट लिखना है वो अब हमारे क्वेश्चन में जिस तरीके से यूनिट दे रखी है उसी हिसाब से करना है। तो फाई कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र में
एक समान विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। दोस्तों इसको आप पॉज करके ट्राई कीजिए खुद से, उसका जो आंसर आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो दोस्तों आपने ट्राई कर लिया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, आपका आंसर चेक करते हैं। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूं तो आप पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास वैल्यू दे रखी है उन्होंने, एरिया दे रखा है एस, वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको सोल्व कर लेते हैं। 100 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दूसरी बात इन्होंने क्या बोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि थीटा को 30 डिग्री मान लेते हैं, है ना, बिना कुछ देखे ही। इन्होंने कहा, क्या कहा, देखो हमारी ये एक वृत्ताकार शीट है, इन्होंने बोला कि ये इसका तल है, ये इसका प्लेन है, ये वाला प्लेन है इसका, इसको मैंने तल मान लिया कि ये इसका तल है। ठीक है ना, इस तरीके से। और वो जो तल है वो क्या कर रहा है, इस प्रकार से स्थित है कि विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का, मतलब विद्युत क्षेत्र में बना देता हूं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तल में कितना एंगल है 30 डिग्री। और आप जानते हैं जो तल होता है उस तल के लंबवत जो वेक्टर होता है वो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक है, तो ये टोटल 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो तल और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके। फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई एस कोस थीटा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई की वैल्यू हमारे पास है वो है 5 × 10⁵। ठीक है, और यहां पर एस की वैल्यू हमको दे रखी है 100 × 10⁻⁴। कोस थीटा कोस 60 होता है 1/2। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, यहां से हम काटेंगे तो ये बन जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 250 × 10⁵ में से 4 जाएगा तो 10 बच जाएगा, मतलब फाई ई जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2500। अब यूनिट क्या हो जाएगी, यहां पर हमको क्या दे रखा है मीटर स्क्वायर, ये दे रखा वोल्ट पर मीटर, तो ये हो जाएगा वोल्ट × मीटर। यहां हमारा फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, यदि ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ई वेक्टर बराबर 6ik + 3jk + 4kk हो तो yz तल में स्थित 20 इकाई क्षेत्रफल वाली प्लेट से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों पॉज करके। ठीक है, पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, उसका आंसर वहां पर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप अपनी कोशिश कर रहे हो। गलत हो सही हो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और अपना कंसेप्ट चेक करें कि आपने किस तरीके से सोल्व किया है। तो दोस्तों सॉल्यूशन देखते हैं। हमको दे रखा है इन्होंने ई वेक्टर गिवन है 6ik + 3jk + 4kk। अब इन्होंने क्या दे रखा है, yz तल में स्थित 20 इकाई क्षेत्रफल वाली प्लेट है। ठीक है ना, yz प्लेन के अंदर है, मतलब ये हमारा है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये है हमारा z एक्सिस। मतलब इस वाले प्लेन के अंदर कोई प्लेट रखी हुई है। देखो इस प्लेन में अगर कोई प्लेट रखी हुई होगी तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, x डायरेक्शन, यानी कि i कैप। इस डायरेक्शन में इकाई सदिश क्या हो जाएगा i कैप। मतलब हमारा जो s वेक्टर है ना उसका परिमाण तो इन्होंने दे रखा है 20, और क्या है yz तल में है तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हो जाएगा i कैप। अब आप यहां से फ्लक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का अदिश गुणनफल 6i + 3j + 4k डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम किसके साथ, 20i कैप के साथ। अब देखो i के साथ i करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बाकी हो जाएगा 0, 20 × 6 और i डॉट i कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 120। अब हमको क्योंकि यूनिट नहीं दे रखी है इन्होंने, या क्षेत्रफल की इकाई भी इन्होंने क्या दी, इकाई दी है, और इसकी यूनिट नहीं दी है तो हम भी क्या लिख देंगे इकाई, 120 इकाई। फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इकाई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है किसी न्यूमेरिकल में, थ्योरी में,
जेई मेंस, नीट, बोर्ड के क्वेश्चंस में, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां आप आपकी समस्या को पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, उसका सॉल्यूशन भेजने की।